तो हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एजुकेटेड थोरियम। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 की चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है, मतलब कि वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है बहुत सारे बच्चों को, और बहुत जगह थोड़ा सा और मुश्किल बना बना के समझाया जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत हाई फाई सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी क्लास 10 के हिसाब से इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं है जितना वो 11th-12th में बन जाता है, और फिर अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चले जाता है। बट अभी इतना नहीं है जितना उसको दिखाया जाता है, सिंपली टर्म्स का सारा खेल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले आपको किसी ने ऐसे समझाया नहीं हुआ, तो एक अलग अंदाज से शुरू करते हैं। ठीक है, अपना थोड़ा सा नज़रिया थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिएगा समझते वक्त। और मैं उन बच्चों के लिए स्पेसिफिक बना रहा हूँ जो थोड़े से कमज़ोर है मैथ के अंदर, जिनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत है, तो ट्रिग्नोमेट्री उनके लिए थोड़ी मैं आसान करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी लोग भी देख सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा समझने के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है ना, वो इसी वर्ड से शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप ट्राई निकालो, ट्राई का मतलब होता है 3। गॉन निकालो, इसका मतलब होता है साइड। ठीक है, और मेट्री का मतलब निकालो तो यहाँ होता है इसका मेजर। ठीक है, इतना आसान तो कोई भी समझ सकता है। 3 चीजें इसमें निकलती है, 3 साइड मेजर, 3 साइड का मेजर। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा हमें समझ आया कि ये 3 साइड का मेजर से कुछ लेना देना है इसका। अब यहाँ पर ये जो है ना, मेनली जो ट्रिग्नोमेट्री आप समझेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर समझनी है हमको क्लास 10 के हिसाब से। ठीक है ना, क्लास 10 के हिसाब से राइट एंगल जो ट्राइंगल है वो ही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट होगा। वो उसी को हम टारगेट करके सारे जो कंसेप्ट है उसको वेरीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ रैट इसको। ठीक है, रैट आप नाम याद कर सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल, रैट की बात होगी। तो रैट अपना ये है। ठीक है, इसमें 3 साइड दिख रही हैं, 3 एंगल भी आपको दिखेंगे, दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, 3 एंगल 3 साइड। तो यहाँ पे 3 साइड का मेजर, यानी कि ज्यादातर जो चीजें इसमें से निकल के आएंगी ना, आउटपुट जो निकलेगा आपका, वो बेसिकली क्या है, वो साइड ही है, साइड का मेजर ही है, या साइड के रिलेशंस ही हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 साइड मेजर अपना समझ आ गया। राइट भी हमें पता चल गया क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसके बाद हमें समझना है ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 4 कंसेप्ट में बटी हुई है, मतलब कि 4 तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड कर सकते हो। यानी कि एक तो है हमारी कोर, ठीक है, एक हो गई हमारी प्लेन, एक हो गई हमारी स्फेरिकल, एक हो गई हमारी एनालिटिक। ठीक है, तो 4 इसमें डिवाइड हो रखी है। आपको कोई नहीं बताएगा, जहां मर्जी आप वीडियो देखना, ज्यादातर वीडियो में कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, बट वो टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। टू द पॉइंट बहुत लोगों को समझ नहीं आती, मुझे भी समझ नहीं आती टू द पॉइंट। अगर कुछ मेरे को कोई बताए तो मेरे जैसे और भी बच्चे होंगे जो टू द पॉइंट नहीं समझते, उनको कंसेप्ट, वाइड कंसेप्ट समझना है, इनका यूज समझना है। तो यहाँ पर कोर हो गई, प्लेन हो गई, स्फेरिकल हो गई, एनालिटिक हो गई। कोर ट्रिग्नोमेट्री, यही ट्रिग्नोमेट्री है जो हम अब बात करेंगे, चैप्टर 8 को समझेंगे। दूसरा हो गया हमारा यह प्लेन वाला। प्लेन वाली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो अगले चैप्टर आप लगा लो, हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी हाइट और डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो प्लेन वाली ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है आपकी। फिर आ जाती है स्फेरिकल वाली। स्फेरिकल काम करती है स्फेयर के ऊपर, यानी कि अर्थ के ऊपर लगाते ज्यादातर इसको। जो आपके एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, फिजिसिस्ट होते हैं, फिजिक्स वाले बंदे, या फिर एस्ट्रोलॉजी वाले बंदे। एस्ट्रोलॉजी मतलब कि वो ज्योतिष वाले नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके तारे सितारे, ठीक है, चांद वांद, ये इन सब का लेना देना इससे है। तो स्फेरिकल पे कैलकुलेशन करते हैं। स्फेयर के ऊपर अगर ट्राइंगल को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को लेके, तो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री वहाँ काम आती है। और एनालिटिक फिर जो आप एक्स वाई प्लेन आप देखते हैं उसके ऊपर काम आती है। एनालिटिक वाली एक्स वाई प्लेन को लेके चलती है यहाँ पर। ठीक है ना, इतना आपको समझ आ गया होगा। ये 4 इसमें डिवाइडेड है। कहीं कंसेप्ट कोई पूछ ले, ठीक है, वैसे मुश्किल से ही पूछेगा कोई, वाइवा में आपसे कोई पूछ ले, आपका ओरल टेस्ट हो या टीचर को चमकाना हो, तो ये हम ऐसे बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो एक नई चीज, हमने एक चीज सीखी है यहाँ पर। अब ट्रिग्नोमेट्री में अगला कंसेप्ट हमें देखना है, यहाँ पे 3 साइड का लेना देना है। साइड को हम मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, मीटर, हेक्टोमीटर। तो इन सब में तो हम मेजर कर ही सकते हैं। बट अब अगर एंगल की बात करें, जिसमें कि इसमें 3 साइड है तो 3 एंगल भी हैं, 3 साइड है तो 3 एंगल भी हैं।
तो इन 3 एंगलों की बात होने से पहले अभी हमें समझना है कि एंगल होता क्या है। तो आपको पहले कंसेप्ट इस चीज को पकड़ना है कि एंगल है क्या। बेसिकली कोई भी सर्कल जो होता है, ठीक है, वो आपको पता होगा सर्कल कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। अभी साइड में रख देते हैं, इसको बाजू में रख देते हैं। अब आप कोई एक पॉइंट ड्रॉ करो, पॉइंट को डिफाइन करेंगे जिसकी ना कोई हाइट हो, ना विड्थ हो, ना कुछ हो, बस सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन हो। तो उस पॉइंट से अगर कोई रे निकले, लाइट रे निकले या फिर कोई रे निकले, एक तीर मतलब निकल रहा है समझ लो, ठीक है, ये रे है। और ये जब रे निकल रही है तो एक डायरेक्शन में जाती है। कंसेप्ट अगर आपको पुरानी क्लासों का याद हो तो रे क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में निकलती है। और इसी को अगर मैं पीछे एक्सपेंड कर दूं, यानी कि इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एकदम चलने लग जाए दूसरी रे, ठीक है, तो ये क्या है, पूरा लाइन बन जाएगी। ठीक है, समझने के लिए हम कह रहे हैं कि यार दूसरी रे निकल रही है यहाँ से, तो ये दोनों डायरेक्शनल में, बोथ डायरेक्शंस में क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हुई है और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, अब कंसेप्ट तो एंगल का ही समझना चाह रहे हैं, बट इनके बीच का जो आप कह सकते हो कि जो एंगुलर मेजर है वो 180 डिग्री होता है ना। यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे होती है। सिंपली कहो कि स्ट्रेट लाइन पे होती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में होना हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं और वैसे थियोरेटिकली भी बात कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अब ठीक है, रे समझ आ गया। अब क्या समझाना चाह रहे हो मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये रे अगर मैं कहूँ, अगर इसको रोटेट करूँ एक घड़ी की तरह, घड़ी होती है ना, घर में घड़ी होती है, अब वो अगर वो रोटेट हो, ठीक है, जब ये रोटेट होगी और मान लो इसका जो रोटेशन है, पूरा रोटेशन मार दिया हमने, पूरा रोटेशन मार दिया और रोटेशन मार के फिर अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ गई है। अब ये अगर ये ओरिजिनल प्लेस पे आ चुकी है और जहां से शुरू हुई थी, ए पॉइंट से शुरू हुई थी, ए पॉइंट पे आके रुक गई, जो ये पूरी जो रोटेशन मारी है इसको सर्कुलर रोटेशन बोल देंगे हम। ठीक है, सर्कुलर रोटेशन हो गई। अब सर्कुलर रोटेशन हो गई तो आपकी वो चीज वहीं पे आ गई, तो इसको बोलेंगे एक सर्कल, इस शेप को एक सर्कल बोलेंगे। बट इसमें कंडीशन ये है कि ये जो रे है इसकी लेंथ डिफाइंड होनी चाहिए। अगर ये 10 सेंटीमीटर की थी तो 10 सेंटीमीटर को ही घुमाया और ये बन गया शेप। ठीक है, अब यहाँ पे और बताओ क्या कहना चाह रहे हो। अब मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि सर्कल को अगर मैं डिवाइड कर सकूँ तो कितने टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूँ इसको। अब कोई कहे सर्कल को ऐसे डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड कर दो, तो ऐसे डिवाइड करने में क्या है, जो एरिया है या जो पार्ट है वो बराबर नहीं आ रहा है। तो अब कैसे डिवाइड करेंगे हम इसको, ऐसे डिवाइड करेंगे कि इससे कितनी रे इसके अंदर ड्रॉ कर सकता हूं मैं, या निकल सकती हैं, और कि इतनी दूरी पे आ जाए वो, ठीक है, जो विजिबल हो, ठीक है, विजिबल फॉर्म में आ जाए हमारे। तो मान लो इतनी ड्रॉ कर दी कि वो विजिबल फॉर्म में आ गई, तो जब कैलकुलेशन करने की कोशिश की गई, जितनी ड्रॉ करने की कोशिश की गई वो हमारी 360 के अराउंड आती है। तो 360 पार्ट में कर सकता हूँ इस सर्कल के, 360 इस पे यहाँ पे कट मार सकता हूँ। अब ये देखो, अभी समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ दोबारा एक बार। पिज़्ज़ा खाया होगा, पिज़्ज़ा के जो स्लाइसेस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, है ना। तो मान लो ये स्लाइस आपने खा लिया, ये स्लाइस आपके भाई या बहन ने खा लिया, तो स्लाइसेस इतने फॉर्म में। अब स्लाइसेस जितने चौड़े और बड़े होंगे उतना ही लोगों को मज़ा आता है खाने में उसको। जितना कम चौड़ा स्लाइस होगा उतना ही कम मज़ा आएगा, क्योंकि उनको छोटा पार्ट मिलेगा। तो मान लो अगर छोटा बनाना है तो हमें कट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, इसके अंदर ज़्यादा कट लगाने पड़ेंगे हमें। तो ये वो कंसेप्ट है यहाँ पर, यही कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है। 360 टुकड़े बनाए गए यहाँ पे, ठीक है, 360 बनाए गए, तो यहाँ पे 360 पार्ट बन सकते हैं इस सर्कल के अंदर। यानी कि जो एक मेजरेबल पार्ट होगा ना, ये वाला जो मेजरेबल पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट, ये जो मेजरेबल पार्ट है जो मैं नाप सकता हूं, ये 1 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 डिग्री ऐसी डिफाइंड है कि अगर किसी रे को रोटेट करूं एंटी क्लॉकवाइज, रे को रोटेट करूं एंटी क्लॉकवाइज और वो रोटेट करके अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाए, और अगर जो सर्कल बना है इससे डिफाइंड, अगर उसके मैं ब्रेक डाउन करूं, उसके इतने स्लाइसेस करूं
कि वो मेजरेबल फॉर्म में आए तो वो 360 पार्ट में बनेंगे, तो एक पार्ट जो होगा वो डिफाइंड होगा एज अ 1 डिग्री। ठीक है, सबसे आसान तरीके से तो मैं ऐसे समझा सकता था, और कोई तरीका होगा तो कोशिश करूंगा और समझाने की इसके अंदर। ठीक है, तो हमें ये सिर्फ ये नहीं समझना है कि हमें साइन निकालना, कॉस निकालना है, उसके फॉर्मूले लगा दूंगा, निकाल दूंगा, आ गया जी मेरे को। अभी कोई कंसेप्ट पूछ रहे ना, कंसेप्ट बता नहीं पाएंगे ये लोग। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे, बहुत सारे जो पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे वही लोग नहीं बता पाएंगे। अब मैं उनको नहीं कह रहा जो टीचर हैं, वो तो करके ही आए होंगे भाई अपना MSc, तो उन्होंने तो पढ़ा हुआ है, बट बहुत सारे ट्यूटर जो हैं वो पढ़ाते हैं। तो मैं उनको भी कह रहा हूँ कि कंसेप्ट पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। कंसेप्ट समझेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी ये जो वीडियो हो जाएगी ना, अभी लंबी हो जाएगी, काफ़ी 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी, बट कम से कम कंसेप्ट तो समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर मैं, तो ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, मैं इसको साफ सुथरे तरीके से यहाँ बना देता हूँ। अब इसका जो हमने पढ़ा है, यहाँ पॉइंट से शुरू होकर यहाँ से चक्कर काट के वापस यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये इसका एक सरकमफेरेंस हो गया, यानी कि बाउंड्री हो गई, इसकी बाउंड्री लाइन हो गई एक तरीके से। अब उस बाउंड्री लाइन के 360 पार्ट कर दो और उनको ज्वाइन कर दो सेंटर से। इक्वल पार्ट करें हमने, जो पार्ट कट करे हैं वो इक्वल है, और 360 जो पार्ट है, हर एक जो पॉइंट है उसका कट का, उसको मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली जो निकलेगा ना, 2 कट के बीच के अंदर, तो एक सिंगल पार्ट बनेगा, 1 डिग्री को डिफाइन करेगा। ये समझ आ गया होगा, मैं मिटा देता हूं। अभी मैंने आपको समझाया कि 1 डिग्री कैसे डिफाइंड होती है। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, एंगल का कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 11th 12th के लिए भी और 10th के हिसाब से भी। जिसको कंसेप्ट पता होगा वही थोड़ा शार्प माइंडेड और आगे चलेगा। ठीक है, 100 नंबर आ जाने से ये डिफाइन नहीं होता। कोई आप ये नहीं कह सकते कि 100 नंबर ले आया तो इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा होगा। कंसेप्ट बहुत सारे हमने पूछे हैं अपने बच्चों से, उनके कंसेप्ट कमज़ोर ही रहते हैं। जब तक इनको ये चीज़ें नहीं बताओ ना, उनके कंसेप्ट कमजोर ही रहते हैं, चाहे वो कितने ही फॉर्मूला लगा ले, कितना ही एग्जैक्टली वो कर दें, बट एट द एंड कंसेप्ट ही काम आता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैं आप बताता हूँ। अगर ये जो रे है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, रे समझते हो ना, पॉइंट से निकला हुआ एक एरो एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अगर उसको मैं एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉक घुमाऊं और मान लो ये इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो ये जो एंगल बनेगा ये पॉजिटिव एंगल होगा आपका, ध्यान रखो इसको। एंटी क्लॉक घुमाएंगे, रे कहीं तक पहुंच गई, वहां पे मेजर करो कितना पार्ट ड्रॉ हुआ है, डिग्री का ड्रॉ हुआ है, वो एंगल होगा। एंगल क्या होगा, डिग्री में नापा जाता है, एंगल जो होता है डिग्री में नापा जाता है, वो पॉजिटिव होगा। मान लो फिर यही रे यहाँ पे थी, अब मैं इसे क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, ये पॉइंट फिक्स है, ऐसे मूव कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँच गई। ये जो एंगल बना ये आपका नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, इसे जरूर लिख लेना, इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से जो पॉजिटिव एंगल बनता है और क्लॉकवाइज घुमाने से नेगेटिव एंगल बनता है। ये कंसेप्ट 11th में जरूर काम आएगा जिनके पास मैथ होगी। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री समझते हुए ये हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन किस तरह से लगता है। सिंपली आप एक चीज मान के चलिए कि हम अर्थ पे रह रहे हैं और हमने डिस्टेंस निकाल रखा है मून तक का और सन तक का, तो वो किस कारण हो पाया, वो ट्रिग्नोमेट्री के कारण ही हो पाया। ट्रिग्नोमेट्री की वजह से हम कैलकुलेट कर पाए धरती और सूरज के बीच की दूरी, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी, यानी कि मून और अर्थ के बीच के डिस्टेंस जो हम निकाल रखा है। हमने मून का डायमीटर निकाल रखा है, हमने सन का डायमीटर जो कैलकुलेट किया हुआ है, और दूर दूर के प्लैनेट्स का भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। वो किस वजह से हो रहा है, वो ट्रिग्नोमेट्री की वजह से ही हो रहा है। तो हम हाइट, डिस्टेंस, ये सब मेजर करके, एंगल मेजर करके सब चीज़ें कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री करके दे रही है हमारा। ठीक है ना, आगे समझते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब थोड़ा सा खेल बढ़ाते हैं आगे और लाते हैं वो जो एनसीईआरटी में बता रखा है। तो मान लो कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है ABC। अब ध्यान देना, ट्राइंगल का नाम देना जरूरी है, नामकरण करना जरूरी है। ये आपका
90 डिग्री का एंगल हो गया, इसके अपोजिट हमेशा ध्यान रखना क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। पाइथागोरस चाचा की बात हमें याद रखनी चाहिए। पाइथागोरस चाचा क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूस होता है एक ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यानी कि रैट के अंदर, और एक बेस भी होता है। तो बे या बी हो रहा है तो थोड़ा बेस कर देता हूँ मैं इसे, कंफ्यूज ना हो, परपेंडिकुलर की पर और ये हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मान लो जो सिंपली रखा हुआ है यहाँ पर, अभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो बहुत सारी चीज चेंज होगी। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका बेस है जो सीधा खड़ा हुआ है वो परपेंडिकुलर है, 90 के अपोजिट जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी। ये कंसेप्ट के साथ ये मत भूल जाना, पाइथागोरस चाचा क्या कह के गए हैं, वो क्या कह गए हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर की जितनी लेंथ है, बेस की जो लेंथ है, उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के जो आंसर आएगा ना, वही आंसर हाइपोटेन्यूस के अकेले स्क्वायर करने से आ जाएगा। तो वो प्रूफ हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये तो प्रूविंग हो गई राइट एंगल ट्राइंगल की। बट यहाँ पर ये कैसे लगेगा, यहाँ पर अभी हमने ये टर्म पढ़ ली है, टर्म पढ़ लिया, ओके। तो अब भी हम क्या कर रहे हैं, ये आप बना लेना जरूर। ये बनाने के बाद अब दोबारा एक और ट्राइंगल बनाना है आपको, ये मैं मिटा रहा हूँ, अभी मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर परपेंडिकुलर भी होगी, उसमें हाइपोटेन्यूस भी होगी, उसमें अंदर बेस भी होगी। तो आपको समझना है यहाँ पर साइन कॉस टेन और उनके जो रेसिप्रोकल हैं वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं लिखता हूँ टी डॉट आर से या टी आर से आप बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है टी आर। तो बेसिकली टी आर क्या होती है तुम्हारी, जो हमने स्टार्टिंग में समझा था कि जो साइड्स हैं, 3 साइड्स की जो मेजर है उनकी ही कुछ रेशो होती हैं, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल देते हैं। यानी कि अगर मुझे बात करनी है साइन की, किसी का नाम दे दिया, बच्चा पैदा हुआ उसका नामकरण कर दिया भाई फलानी, ठीक है, तो फलानी वही है। तो साइन जो होता है ना वो आप डिफाइन होता है, वैसे तो साइन को ऐसे लिखते हैं बट बिना ई के हम ज़्यादातर प्रैक्टिस करेंगे थ्रू आउट द बुक, पूरे बुक के अंदर भी। ठीक है, वैसे अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यानी कि अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का मैं रेशो ले लूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसा ही रख के, चेंज नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ऊपर और नीचे जहाँ पे रखे हुए वही होने चाहिए। तो ये साइन निकाल के देता है हमको, यानी कि साइन जो निकलेगा वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की रेशो से निकलेगा, यानी कि इसका इससे डिवाइड मारेंगे, जो वैल्यू आएगी वो साइन की वैल्यू होती होगी। बट ये एंगल पे निकलता है, इस चीज़ को ध्यान दे लो और अच्छे से ध्यान दे लो कि ये जो चीज़ है ना ये एंगुलर बेस्ड है, वो एंगल के बेस पे निकलती है। अभी यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं दिया है, तो मान लो अगर मैं एंगल का नाम दे दूँ यहाँ पर थीटा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का फेवरेट एंगल है, थीटा बोल देते हैं, तो उस थीटा को यहाँ मुझे रखना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से वो वैल्यू निकलेगी। यहाँ पे एक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंगल का जो इम्पोर्टेंस है इसमें बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए जो साइन निकलेगा वो अलग निकलेगा, और अगर इस एंगल की बात कर लूँ और उसका नाम दे दूँ मैं अल्फा, तो अगर इस अल्फा के अकॉर्डिंग मैं निकालूंगा साइन की वैल्यू वो अलग आएगी। तो ये चीज़ अलग है इसके अंदर, एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि थीटा और अल्फा के जो साइन निकलेंगे ना वो अलग अलग निकलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना हमारा। तो अभी आपको याद करना है तो सिर्फ और सिर्फ साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। अभी मैं इसका कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, ये क्यों मिटा दिया है। कॉस इसका चचेरा भाई समझ लो, वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। आप कहोगे ये तो सब बताते ही हैं, आप क्या बता रहे हैं, अभी पता चल जाएगा, शांति बनाए रखो। अगला है इसका मामा का भाई हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो साइन कॉस टेन, 3 आप याद कर लो, या तो 3 भी नहीं पता हो तो अगर 2 भी होंगे, 2 से ही सारी चीजें निकल रही। सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस अगर हमारे पास हो तो हम बाकी बची भी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती है, 6 होती हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं।
आप याद कर सकते हो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रखनी है। साइन कॉस से बाकी बची हुई 4 निकाल सकता हूँ, बट हम प्राइमरीली इनको लेके चल रहे हैं। ये 3 हमारे पास आ गई, बाकी 3 निकालो। इसका अपोजिट जो होता है, ठीक है, अपोजिट और रेसिप्रोकल, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो इसका फूफा का भाई आ जाता है कॉसेक, जो कि होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉसिकेंट बोलते हैं इसको, इसको साइन बोलते हैं, इसको कॉस बोलते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं, इसको कॉसिकेंट बोलते हैं। इसका भी रेसिप्रोकल करो आप, इसका भी उल्टा करो तो इससे आएगा सीकेंट। सीकेंट तो वो आपका आता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, ठीक है। इस टेन का अपोजिट करो तो आता कोटेंजेंट, वो होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपको ऐसे याद रखना है। अभी मैं बताता हूँ इसको और अच्छे से कैसे याद कर सकते हैं। इतना आपको समझ आ गया तो बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जो भी बताना है पूछना है सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा उसको। इतना आपको समझ आया हुआ तो इसकी शॉर्टकट टेबल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, ऐसे ही और लिंक बनेंगे और चेन बनेगी, उसको हमें याद रखना है। तो अब इसकी टेबल अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे एक सब ने बोल रखा है अभी पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, ठीक है। तो ऐसे टेबल बना रखी है। कुछ लोग इसको गलत भी मानते हैं कि इससे जो गलत वैल्यू आती है। मैं बताता हूँ कैसे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं एक दूसरा तरीका भी दे दूंगा उसमें। एक छोटी सी एक ऐसे टेबल बनाओ, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, या फिर कुछ भी नाम जैसे भी आप इसका नाम देना चाहो वैसा नाम दे दो, ठीक है। पवन नाम दे दो, पंकज दे दो, जो भी नाम देना चाहते हो वो डाल दो उसमें। ये ऐसे ही हमने टेबल बनाई। ये आपको 6 बनानी है, 6 बनाने हैं ऐसे। 6 बनाने के बाद इनके ऊपर आपको नाम डालने पड़ेंगे। सोना चांदी तोले ऐसे याद किया था मैंने अपने टाइम के अंदर। खोटा सिक्का खराब, खराब के लिए पता नहीं सी क्यों बोला, पता नहीं, ठीक है। खोटा सिक्का चांदी, चांदी कर लो। अब इसको पढ़ने का एक तरीका है यहाँ पर। अगर आप साइन निकालना चाहते हो, इसका मतलब है साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉसिकेंट, ये होगा सीकेंट, ये होगा कोटेंजेंट यानी कि कॉट। अब देखिए यहाँ पे साइन जो है उसको पढ़ने का तरीका ऐसे है, ठीक है। यानी कि जो पहले आया उसको न्यूमरेटर में रखूंगा रेशो में, और जो नीचे आया बाद में आया उसको नीचे रखूंगा। बन गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। इसकी शॉर्ट फॉर्म पी एच और बी भी हम बोलते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा यूज होगी इस चैप्टर के अंदर। पी बाई एच हो गया आपका। इसके बाद आप देखोगी तो कॉस आ रहा है, तो कॉस बी आया यानी कि बेस, फिर आया हाइपोटेन्यूस, तो देख लो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। टेन का भी देखो, टेन जो है पी बाई बी है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, पी बाई बी देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे कि कुछ भी फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूं और सारी चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखो साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, इसको, ठीक है, समझ गए ना। ऐसे ऐसे कंसेप्ट नहीं आता है बच्चों को समझ। आपको ये कंसेप्ट समझना है, ना सिर्फ याद रखना है, उसको आगे चल के यूज भी करना है। जो कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे, उनके पास मैथ होगी, तो ये कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कंसेप्ट आपका कमजोर रह गया ना तो जो थर्ड चैप्टर है ना आपकी जान खा लेगा 11th क्लास का, ठीक है, वो जान खा लेगा, खून सुखा के रख देगा वो आपका। अब देखिए यहाँ पर ये बनाया है। अब उल्टा पढ़ते हैं हम यहाँ पे। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो आप इधर से पढ़िए। अब आप इधर से पढ़ेंगे इसको। हाइपोटेन्यूस पहले आया, हाइपोटेन्यूस पहले, परपेंडिकुलर आया नीचे, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर कॉसेक। सेक का पढ़ लो हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, सेक का पढ़ा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। कॉट का पढ़ोगे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सारे चेक हो गए, सारी चीजें बता दी मैंने आपको। और इसी तरीके से हमें समझना है। इस टेबल को याद करते करते ये सब आप लिखोगे तो अच्छे से याद होगा।
सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, यहाँ पर समझना भी है। तो आपने जरूर ये लिख लिया होगा, आप पॉज करके वीडियो देख लेना और फिर ये नोट वोट कर लेना, देख लो। देखो जितना ज़्यादा रिस्पांस आएगा वीडियो पे उतना मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में, आपको समझाने में। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि आपको सही गाइडेंस मिले इस चैप्टर के थ्रू, क्योंकि इस चैप्टर को समझाने के लिए बहुत सारे लोग लगे पड़े यूट्यूब पे। पहले बहुत कम हुआ करते थे, जब से ये जियो आया है तब से हर दूसरा बंदा उस पर वीडियो डाल रहा है, हर दूसरा बंदा उस ट्रिग्नोमेट्री को समझाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा फन कर रहा है, थोड़ा मजे कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि करो, ठीक है, फालतू ड्रामे मत करो। बट यहाँ पे कंसेप्ट की बात जो है, कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। शॉर्ट में आप यूनिक वे में पढ़ा रहे हो, अच्छा है, बट ना सिर्फ याद हो, कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को जब मेरे टाइम में जब मैंने ट्यूशन ली थी तो कंसेप्ट समझाने के लिए कई घंटे लगे थे। ये सारे कंसेप्ट बताए गए, फिर ऐड किए गए, याद किए गए, पूछवाए गए, पूछे आपसे, तो बहुत सारी चीज़ें इस पे लगी पड़ी थी और काफ़ी टाइम से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से समझाने की। अब आगे देखते हैं, जैसे कि मैंने टेबल बना के दी थी आपको, ठीक है ना। अब की बार फिर से हम ट्राइंगल बनाएंगे। अब बुक में हो सकता है ट्राइंगल इस तरफ बना हो सकता है इस तरफ बना हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आप चीज़ों पे ध्यान दो। ये आपका 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूस हमेशा। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट में ऐड कर देता हूँ, जैसे ही इसका नाम आप दे दोगे ना, नाम देते ही क्या होगा, यहाँ पे नाम देते ही क्या होगा, यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ होगी। एक तो यहाँ पे आपको पता है 2 एंगल है यहाँ पे, और दोनों एंगल का मैंने बताया था, दोनों के हिसाब से साइन जो होता है अलग निकलता है। इसी तरह से कॉस भी अलग निकलता है, इसी तरह से टेन भी, कॉसेक भी, सेक भी, कॉट भी, सारे अलग अलग निकलते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि वो कहना चाहे कि कौन से एंगल की बात कर रहे होगे, ठीक है, अभी मैं चेंज कर देता हूं उसको ताकि आपको बुक से थोड़ा सा कनेक्ट होने को मिल जाए। ABC, ठीक है ना, क्योंकि हमें समझना है, क्योंकि हमें याद है कि ये नीचे वाला बेस होगा, हम बोलते हैं ना ये बेस है इसका। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने नामकरण कर दिया है इस ट्राइंगल का, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री का एंगल ये है और उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूस होती है हमारी। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन कौन रह गए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये कोई भी चीज़ रखी जाती है जो जिस सरफेस पर नीचे से टच होती है, तो हम बोल देते हैं ये इसका बॉटम हो गया। तो हमेशा हमारे दिमाग में ये रहता है कि ये बेस होना चाहिए, इसका बॉटम पार्ट होना चाहिए, और बचा हुआ जो खड़ा है, ठीक है, एकदम वर्टिकल, वो आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, मैं इस कंसेप्ट से समझाऊंगा, बट अभी ये ट्विस्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। आप देखिए, मैंने बताया था आपको, टेबल बताई थी, टेबल को मैं थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ करता हूँ और याद करने की कोशिश करता हूँ। यही बनाई थी मैंने टेबल थोड़ी देर पहले, कुछ भी नाम आप दे लो। अभी मेरे जबान पे थोड़ा सा वो है कि पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, सोना चांदी तोले, खोटा सिक्का चांदी, ठीक है। तो आप ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिक्स बना सकते हैं वर्ड को लिंक करने के लिए दिमाग के अंदर। ओके, तो अब मेरे को निकालना है साइन, इसकी जो साइन की वैल्यू है। अभी थोड़ा सा हमें समझ नहीं आएगा भाई क्या निकाल क्या रहे हैं हम। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बताया कि आपको ये एंगुलर बेस पे होती है। अभी हमने एंगुलर बेस पे लिखी नहीं है पिछले उसमें, अब हम एंगल बेस पे लिखेंगे। तो ये जो सारे जो रेशो है ना, ट्रिग्नोमेट्री की रेशो है, ये एंगल बेस पे है ये सारी। तो ऑन एंगल ए के हिसाब से निकालूंगा मैं, ए के हिसाब से ही हमें कैलकुलेट करनी है। तो साइन ऑफ ए, अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये जो साइन ऑफ ए है क्या है, ये साइन और ए की मल्टीप्लाई है क्या? नहीं, गलत। ये कभी भी साइन और ए की मल्टीप्लाई नहीं होती, ये ए की ही वैल्यू निकालना होता है साइन की फॉर्म में। बट यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एक ही है, ये पूरा एक ही है। और ना ही अगला कंसेप्ट आपको बता दूं, ये साइन ऑफ ए का कोई लोग स्क्वायर करते हैं, गलती क्या करते हैं, साइन का स्क्वायर ए का स्क्वायर। अरे नहीं भाई, वो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। तो वो या तो आप इसी पे ऐसे रहने दो, या फिर आप लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट खोलने की वजह से यहाँ पे आएगा, एंगल का स्क्वायर कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो रेशो है, ये एक वैल्यू है। तो वैल्यू जो निकलेगी उसी का तो स्क्वायर करोगे, एंगल का स्क्वायर कहाँ से करोगे। तो यहाँ पे साइन ऑफ ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जैसे लिखा है वैसे मैंने लिख दिया कि ये मेरा शॉर्टकट हो गया। बट ये शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको एक्चुअल साइडें लिखनी पड़ेगी। इसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ लोग पूरा लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज पूरा लिख दो, जैसी श्रद्धा हो वैसी लिख लो। साइन ऑफ ए निकाल रहे हो, यहाँ पर साइन ऑफ ए निकाल रहे हो तो यहाँ आपको एंगल ए देखना है। एंगल ए के अपोजिट जो आपको दिखेगा ना वो परपेंडिकुलर दिखेगा, वो परपेंडिकुलर आपको बीसी दिख रहा है तो वो बीसी हो गया। और हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, जो कि हाइपोटेन्यूज होता ही है, उसको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, लॉन्गेस्ट साइड होती है और 90 डिग्री के अपोजिट होता है, तो वो आपकी एसी होगी। इतना तो सबको समझ आना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज देखो ये है, और आपका जो भी एंगल पे निकाल रहा हूँ, एंगल ए पे निकाल रहा था, उसके अपोजिट साइड कौन सी दिख रही है मुझे, परपेंडिकुलर दिख रही है। तो परपेंडिकुलर कौन सी है, ये बीसी, ठीक है। तो ये बीसी लिख दिया मैंने, तो यानी बीसी अपॉन में एसी जो है ना वो साइन ए है, ठीक है। अभी ज्यादा हम इसमें ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे, तो आदत नहीं है ना हमको, तो अभी हम कॉस ए निकालते हैं। एंगल ए पे निकालूंगा, सारे एंगल ए पे निकालूंगा, तो अब कॉस ए देखूंगा तो कॉस यहाँ पे पढ़ते हैं, पहले बेस आया फिर हाइपोटेन्यूज आया, बेस आया हाइपोटेन्यूज आया। कोशिश करना कि एग्जाम के अंदर ऐसे शॉर्टकट ना लिखो, पूरा लिखो, क्योंकि नंबर कट सकते हैं। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये पूरा नहीं है ऑब्वियसली, बट मैं जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जगह की वजह से भी कर रहा हूँ। तो बेस क्या हो गया यहाँ पे, ए के हिसाब से, ए के हिसाब से बेस ये हो गया जो उसकी साथ वाली साइड है, साथ वाली दो साइड है, एक हाइपोटेन्यूज जा रही है और एक दूसरी साइड जा रही है, तो भाई यही बेस है। बेस हमेशा पता चलेगा आपको जो एंगल 90 और जो आप जिस एंगल के बेस पे के आधार पे निकालोगे, उनके दोनों के बीच में आपको जो साइड मिलेगी वो हमेशा बेस मिलेगी। यानी कि जिस एंगल का कैलकुलेट कर रहे हो, ए का निकाल रहे हो, तो ये एंगल ढूंढना है आपको, इधर है कि इधर है, इधर मिला मेरे को ए, और ये 90 किधर मिलेगा, इधर इस कोने में मिलेगा। इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग साइड, इन दोनों के बीच में बोल लो या कनेक्टिंग साइड बोल लो, वो आपकी बेस हो जाएगी। आपकी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस है आपका ए बी, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका ए सी, ठीक है। अब बी सी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी, ये अलग अलग आ रही है देखो। अब कॉट निकालोगे, सॉरी टेन निकालेंगे, टेन निकालेंगे तो टेन का ए बेस पे निकालना मुझे, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन का तो सबको याद हो जाता है जल्दी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मगर ये कंफ्यूज हो जाते हैं साइन का कॉस का क्या होता है, तो थोड़ा रिपीटेशन में हमें करना पड़ेगा ताकि हमें याद हो जाए वो चीज़। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए के हिसाब से, ए के अपोजिट में जो साइड दिख रही है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि बीसी है। और बेस क्या दिख रहा है हमें, ये रहा ए बी है, ठीक है। ऐसे हम इसको लिखेंगे, इनका अपोजिट कर दो, इनका अपोजिट कर दो, यानी कि अगर मैं इनका अपोजिट कर दूं तो देखो कॉसेक आएगा आपका, कॉसेक ए, पलट देना है। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ये चीज समझ आ गई ना इस चीज के बारे में। कॉसेक आप निकाल लो, ए के हिसाब से निकालो क्या होता है, कॉसेक कैसे पढ़ेंगे, साइन के अपोजिट होगा, ये ऐसे पढ़ेंगे ऊपर की तरफ, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। देख लो ए के हिसाब से हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है, बी ए सी है, और आपका परपेंडिकुलर क्या है इसके, ए के हिसाब से ये वाला है, बी सी है। तो इसी तरीके से ए सी और बी सी हो गए, ए सी और बी सी हो गए, यहाँ पे उसका उल्टा ही तो लिखना है, ए सी अपॉन में बी सी, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक ए, तो उसका उल्टा लिख दो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो वो हो जाएगा आपका ए सी अपॉन में ए बी। ये थोड़ा सा फास्ट हो जाना चाहिए अब सभी बच्चों के लिए, क्यों, मैंने बता दिया आपको साइन कॉस टेन और उनके अपोजिट होते हैं कोसेक सेक कॉट। बार बार मैं बोलता रहूँगा, वो मत करना कि बार बार क्यों बोल रहा है, बार बार क्यों बोल रहा है। भाई मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, दिमाग में जब बार बार जाता है ना वो चीज़, तो जल्दी पकड़ में आ जाती है। खुद से पढ़ोगे थोड़ा टाइम लगता है, दूसरा समझा देता है तो फटाफट याद हो जाता है ना, तो वो वाली बात होती है। तो कॉट ए निकालोगे तो टेन का उल्टा कर दो, ठीक है, ए बी अपॉन में बी सी। अब ए की गलती यहाँ पे हो सकती है, अगर आपने साइन कॉस टेन अगर गलत निकाल दी ना तो ये सारी चीजें गलत हो जाएंगी, ले जी बंटादार हो गया। यानी कि आपको साइन कॉस टेन पे विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर निकालते हुए सारी चीज सही होनी चाहिए इसमें जब आप निकालोगे। ये भी आपको सही लिखना है रेशो भी, और इनकी जो साइड्स लिखोगे वो भी सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यही गलत लिख दिया तो ये तो गलत आएगा ही ना। तो इस तरीके से हमने ये ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है समझी है। अब ये सी बेस पे आपको निकालना है ना,
तो सी पे पलट जाएगा। आप देखना, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ अभी मैं, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। वैसे तो सी के बेस पे निकालो, साइन ए निकाला था आपने, इस बार साइन सी निकाल लो। वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब की बार देखो सी के हिसाब से, सी के हिसाब से सी का अपोजिट इसका परपेंडिकुलर होगा। अभी क्या है, ए बी दिख गया, ए बी, और हाइपोटेन्यूस आपका फिक्स रहेगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो ए सी ही रहेगा। तो ए बी अपॉन में ए सी हो गया। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो साइन सी है और जो साइन ए है, बी सी अपॉन में ए सी और ए बी अपॉन में ए सी दोनों ही अलग है। यहाँ पे बी सी अपॉन में ए सी आया था, यहाँ पे आप देख लो ए बी अपॉन में ए सी आ रहा है। तो ये चेंज है यहाँ पर। आप खुद अपनी नज़रों से देखो, इन दोनों आंखों से देखो कि ये बी सी अपॉन में ए सी है, ये ए बी अपॉन में ए सी है, दोनों में फ़र्क कितना है। तो फ़र्क है इसके अंदर, दोनों के अंदर देख सकते हो। तो आप ध्यान देना इस चीज़ पे, और ना सिर्फ ध्यान देना, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया होपफुली, ठीक है। और मेरे को पक्का पता है कि ये चीज़ अच्छे से मैंने समझाई है, ठीक है। मैंने पूरा एफर्ट डाल दिया इसके अंदर समझाने के अंदर। और अब आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलोगे, जैसे जैसे मैं आगे समझाऊंगा ना, आप देखना कंसेप्ट आपका पक्का मजबूत हो जाएगा, 100% गारंटी। मैंने दूसरे चैनल पे भी वीडियो डाली थी मैंने कुछ साल पहले, ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस की, तो उस पर बच्चों ने काफ़ी उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लाइक किया। और कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले थे मैंने जो कहीं समझ नहीं आ रहे थे उनको, जैसे ही मैंने समझाया यूँ उनको फटाफट समझ आ गए। तो मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको। तो अभी मैंने समझाया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ट्राइंगल की कैसे फाइंड आउट करनी है, ऐसे फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं समझा दूंगा कि इसका जो कंसेप्ट है वो आगे कैसे बढ़ेगा। 8.1 जो हम करेंगे ना, उसमें आगे हमें समझ आएगा कि ये क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। ये कंसेप्ट है, ये उठा के वहाँ डालना है, ठीक है। तो ये तो डलेगा जब ना, जब कंसेप्ट आपको आता होगा। तो कंसेप्ट डालिए, तब डालिए जब समझ जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपने ये इतनी लंबी वीडियो देखी, अगर जिसने देखी होगी हैट्स ऑफ टू यू यार, तुमने इतनी लंबी वीडियो देखी, तो आप अपना ही भला कर रहे हैं और किसी का भी भला कर सकते हैं, समझ के किसी और को समझा सकते हैं। तो अब भी मैंने आपको समझा दिया है, निकलता हूँ मैं फिर, ठीक है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय, निकल रहा हूँ।